नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक रामशरण जी के पास, जो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं श्रीनगर विधानसभा 140 से। आज इनके आवास पर हम मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। जैसा कि प्रोग्राम है हमारा यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आपका विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो आपने समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। इस वक्त आगामी चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, उस हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस समय, आशा भरी निगाहों से आम जनता माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है और अगला सीएम आम जनता ने उन्हें घोषित कर दिया है। कहीं पे इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और आने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से आम जनमानस त्रस्त हो चुका है। जैसे कहीं हम लोगों के बीच में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हंडी एक बार चढ़ती। तो वो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 2014 का चुनाव जब चल रहा था तो आम जनमानस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके छोट भैये पहले से जो गांव गांव में जाकर के प्रचार करने का काम किया था, जाते थे किसी सज्जन के दरवाजे पे बैठ जाते थे और कहते थे गोधरा कांड आपने सुना है। तो जो लोग जानकार हुआ करते थे वो जान जाते थे कि मतलब जो है कि हाँ भैया सुना है। तो कहीं ये मोदी की ही ताकत थी कि सब मुसलमानों को कटवा करके बिगवा दिया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने दीजिए, ये मुसलमान जितने आपके गांव घर के सामने दिखाई पड़ रहे हैं, एक भी शपथ लेने के एक दिन पहले ये सारे के सारे छोड़ करके हिंदुस्तान पाकिस्तान को भाग जाएंगे। ये भय व्याप्त करना यहाँ पे शुरू कर दिया। हिंदुओं के दिमाग में ये बात आ गई कि वास्तव में मोदी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये मतलब सभी मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देगा। जब बड़े मंच पे नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने सोची समझी रणनीति अपनी तैयारी के साथ में बोले कि भाइयों बहनों, जो लाखों की तादाद में आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा हाथ उठा करके बता देना कि इसमें कितने लोग रोजगार पा रहे हैं। तो ये वो अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी जानते थे कि इसमें रोजगार पाने वाला कोई भी नहीं है बंदा, ये तो मतलब जो है ढोई हुई भीड़ है, ये अच्छी तरीके से वो जानते थे। लेकिन दुखती हुई नमक के ऊपर उंगली रखना जानते थे। जब एक भी हाथ नहीं उस भीड़ से उठा तो बड़ा भावुक मन से कहा, इसके मतलब पूर्ववर्ती सरकारों ने नौजवानों के साथ में धोखा करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप हिंदुस्तान में सरकार बना देने का काम कर देना, हर एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा कहा कि आप लोगों ने बहुत बाबा रामदेव जी का प्रचार प्रसार सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार के माध्यम से बताने का काम किया है कि हिंदुस्तान की काली कमाई का पैसा विदेशों में जमा है। तो आम जनता ने हाथ उठा दिया कि हाँ सुना है। कहा कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर वो काला धन हिंदुस्तान में वापस ला करके किसान भाइयों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। युवा तो उसमें खुश हो गया कि हमको रोजगार मिल जाएगा। किसान जितना था वो खुश हो गया कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे और हमारे एक बेटे को नौकरी मिल जाएगी, हमारे एक बेटे को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए वो लोग 2014 के चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी करके सरकार बना देने का काम कर दिया। जब 2017 का चुनाव आता है, 3 साल गुजर गए,
3 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास वो काले धन की लिस्ट न जाने कहां गायब हो गई, रोजगार न जाने कहां गायब हो गया, काले धन का कहीं पता नहीं चला। उस समय इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत आम जनमानस का दिमाग डाइवर्ट करने की योजना जो तैयार की थी, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उसको लागू करने का काम कर दिया। इन्होंने नोटबंदी लागू कर दिया और नोटबंदी लागू करके ये दिखा दिया कि 1500 के नोट जो हैं यही काला धन है और ये जिस दिन बैंक में जमा हो जाएगा, मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए दावा जो किया था वो अब दावा पूरा करने जा रहे हैं, छोटे ये लोग कहने लगे और नोटबंदी लागू कर दिया। हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों की लाइन लगाने का काम बैंकों में कर दिया। वहां पे मतलब इन्होंने दिखाया कि ये काला धन जो 1000 500 के नोट किसानों के पास है यही काला धन है। गुमराह करने का काम इन्होंने किया। तो ये चीजें मतलब अब गुमराहियत इनकी चलने वाली नहीं है। 2017 के चुनाव में यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे राजकीय इंटर कॉलेज फील्ड में लखीमपुर में, तो कहा था कि मेरा जनपद लखीमपुर खीरी, चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मेरा जनपद लखीमपुर खीरी। ऐसे किसानों का पसीना स्वीट हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है, मीठा। ऐसे किसानों का गन्ना भुगतान चुकता करने के लिए मन में रख लीजिए, आपको किसने रोका है। धन्यवाद दूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के नेताओं को, जिन्होंने योजना तैयार कर ली है किसानों के लिए। अब आप लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। एक तरफ गन्ना बेचेंगे मिल में, तुलाएंगे, दूसरी तरफ आपके खाते में 14 दिन के अंदर, यानी कि 2 सप्ताह में आपके खाते में पैसा भेजने का काम किया जाएगा। दूसरा एक और उन्होंने तोहफा देने का मतलब घोषणा करने का काम किया कि दूसरी योजना और किसानों के लिए तैयार कर ली है कि हर किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। फिर लोगों ने गुमराहियत के रास्ते पे आकर के खड़े होकर के हर हर मोदी हर मोदी करके उत्तर प्रदेश की भी सरकार बना देने का काम कर दिया। 2 साल गुजर जाते हैं, 2 साल पूरे गुजर जाते हैं। 17 में चुनाव हुआ, 19 में फिर मतलब जब चुनाव आ जाता है लोकसभा का चुनाव में मतलब ये लोग फिर जानते हैं कि जानवर पूरे भारतीय जनता पार्टी की देन है, जिन्होंने मतलब गांव-गांव में जानवर छुड़वाने का काम कर दिया और इससे आम जनमानस त्रस्त है। फिर इन्होंने डाइवर्ट करने की योजना कर ली, दिमाग डाइवर्ट करने की योजना कर ली और 2019 के चुनाव में आकर के इन्होंने मतलब जो है पुलवामा वाली घटना घटित कराने का काम कर दिया। मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि पुलवामा वाली घटना इन्होंने मतलब घटित कराने का काम किया, क्योंकि जब एक प्लाटून एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का काम करती है तो वहां पे पूरा बॉर्डर सील कर दिया जाता है, पूरी एरिया सील कर दी जाती है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। फिर 3.5 कुंटल विस्फोटक भरी सामग्री की गाड़ी कैसे अंदर पहुंचती है और वहां पे 65 गाड़ियां उन जवानों को ले जाने के लिए थी। 65 गाड़ियों में 64 गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, एक गाड़ी बुलेट प्रूफ क्यों नहीं थी ये लोग बताने का काम करें। और वो गाड़ी विस्फोटक भरी गाड़ी जो आती है जा करके उसी बस में टक्कर मारने का काम करती है। 44 जवानों को शहीद, कुर्सी के लालच में 44 जवानों को शहीद करने का काम किया है। वो 44 जवान कौन थे? वो 44 जवान IAS IPS के बेटे नहीं थे, वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे नहीं थे, वो हम किसान भाइयों के बेटे थे जो हिंदुस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम करते हैं। वो किसानों के बेटे हुआ करते हैं, उनको शहीद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आने वाला चुनाव 2022 अब आम जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ मैं अपने नेता के बारे में बताना चाहता हूँ, चाहे हमारे आज संरक्षक और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हो और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हो, उन्होंने चुनाव के पहले में जो भी घोषणा पत्र तैयार किया उसको उन्होंने धरातल पे उतारने का काम किया, समय रहते धरातल पे उतारने का काम किया है। नेताजी ने अगर कहा था जब 89 के चुनाव में घोषणा पत्र तैयार किया था
तो नेताजी ने कहा था कि किसानों की चुंगी माफ करने का काम करेंगे, 10-10 हजार रुपए कर्जा माफ करने का काम करेंगे। उन्होंने माफ करने का काम किया था। सबसे बड़ा एक काम और किया था, जो हिंदुस्तान आजाद होने के समय में जो संविधान में हम लोगों को अधिकार मिले थे, अनुसूचित जात बैकवर्ड के लोगों को जो अधिकार दिए थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देने का काम किया था, उसको लागू करने का काम मतलब पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया था। लेकिन उस समय मैं दावे के साथ कहता हूं, जब यहाँ पे मतलब गठबंधन की सरकार बनी और वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मतलब ये जो आरक्षण था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण जो संविधान में 1950 में दिया गया था, उसको लागू करने का काम 89-90 में किया गया था। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने किसानों की बात की है, नौजवानों की बात की है, दबे कुचले लोगों की बात की है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी तरफ गन्ने के रेट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, शायद इसको रिकॉर्ड में देख लेना। मैं आम जनमानस से मतलब बताना चाहता हूं कि जितना रेट समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किसानों के लिए देने का काम किया है, कोई माई लाल नहीं कह सकता है कि नेताजी से ज्यादा या माननीय अखिलेश यादव से ज्यादा रेट मैंने देने का काम किया है। और सही समय पे गेहूं धान तुलाने का काम किया है। और मामला ये है कि देखिए, उन्होंने जो भी वादे के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जब 2012 का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि नहर नलकूप का पानी मुफ्त देने का किसानों का काम हम करेंगे। कहा था जो युवा हमारे पढ़ रहे हैं, जिनको आज के युग में, टेक्नोलॉजी युग में लैपटॉप की महती आवश्यकता है, मैं उन बच्चों को लैपटॉप देने का काम करूंगा। जो इंटर की परीक्षा पास करने का काम करेंगे, उनको मैं लैपटॉप देने का काम करूंगा। उन्होंने माननीय नेताजी ने हमारे कहा था कि कन्याओं को कन्या विद्याधन जो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी 20 हजार देने का काम किए थे, उसको सरकार में आने पर मैं 30 हजार देने का काम करूंगा। कहा था कि बेरोजगारों को मैं रोजगार जब तक नहीं दे पाऊंगा, मैं बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। सत्ता में आने के बाद उन्होंने सारी योजनाओं को जो 5 साल के लिए वादा किया था, उसको 2 साल के अंदर पूरा करने का काम किया। चाहे नहर नलकूप का पानी मुफ्त देने की बात रही हो, चाहे लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे कन्याओं को कन्या विद्याधन देने की बात रही हो, और चाहे नहर नलकूप पानी मुफ्त देने की बात रही हो, सारी बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो, उन्होंने देने का काम किया। इससे हट करके मैं आप पूरे प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूँ, इससे हट करके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कुर्सी पे बैठने का काम किया, तो उन्होंने देखा होगा कहीं बाइक पे बाई रोड जा रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा एक्सीडेंट में हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति को एक्सीडेंट में मतलब जो है क्षतिग्रस्त हुए व्यक्ति को देखा होगा, तड़पते हुए देखा होगा। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझने का प्रयास किया, और उनके दिमाग में ये बात आई, पीड़ा आई कि ऐसे व्यक्ति की हमको प्राथमिकता के आधार पर मदद करने की जरूरत है। उन्होंने उनके लिए 108 नंबर एम्बुलेंस देने का काम किया। दूसरी तरफ मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूँ, आधी आबादी जो महिलाओं की कही जाती है, उनके दर्द को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने समझने का प्रयास किया, और उनके लिए भी 102 नंबर एम्बुलेंस देने का काम किया। वो क्योंकि ऐसी स्थिति में महिलाएं, हमारी आपकी माताएं बहनें जो प्रसव के समय में तड़पती रहती थी, और जब तक हम लोग दूसरे के आगे संसाधन के लिए हाथ फैलाते थे, जब तक संसाधन की व्यवस्था करते थे, तब तक तड़प तड़प करके बुरा हाल हो जाया करता था। ऐसे दर्द को माननीय अखिलेश यादव जी ने समझने का प्रयास किया, और उनको 102 नंबर एम्बुलेंस देने का काम किया। ये दोनों सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो मतलब जो है, जितना जल्दी हमारा नातेदार, रिश्तेदार, घर परिवार का इष्ट मित्र जितना जल्दी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकता है, जितना जल्दी उस हमारे पेशेंट को ले जा करके अस्पताल में नहीं एडमिट करा सकता है, उतना जल्दी जा करके हमारी वो एम्बुलेंस सेवा जा करके और उस भाई बहन को ले करके, उन माताओं बहनों को ले जा करके अस्पताल में एडमिट कराने का काम करती है, प्राथमिक उपचार कराने का काम करती है, और उनको वापस ला करके उनके घर सुरक्षित भेजने का काम करती है। ऐसी योजना चलाने का काम किया है। थोड़ा वार्तालाप आगे की हो जाए। पिछली बार आपको आपके पक्ष में कितना मतदान रहा था, इस बार टारगेट क्या है? पिछली बार प्रत्याशी हैं आप। पिछली बार
मतलब जो है हमको मात्र 10 दिन के अंदर टिकट दिया गया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने मतलब आदेशित किया कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने अपनी पूरी तैयारी करके चुनाव मैदान में मैं उतरा और 75,000 वोट पा करके 35,000 से जीतने का मैं काम किया था इस श्रीनगर विधानसभा से। अभी आपने कहा है कि भाजपा सरकार, जैसा कि कहा गया था कि जब सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों को यहाँ से पलायन करना पड़ जाएगा, तो क्या सत्ता पे काबिज होने के बाद क्या ऐसा हुआ, या कोई ऐसी योजना लॉन्च की गई हो जिसमें अन्य रिलीजन्स को लाभ ना मिला हो, कुछ ऐसा है? इनके बाद देखिए कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। और ना देखिए ये मतलब भारत देश आजादी के समय में जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा है। और कोई भी सरकार मतलब न कोई हिंदू को यहाँ देश से बाहर कर सकती है, न मुसलमान को बाहर कर सकती है, न सिख को कर सकती है, और न मतलब यहाँ पे ईसाइयों को बाहर किया जा सकता है। इनके सबकी भागीदारी रही है देश आजाद कराने में और सबका योगदान रहा है। इसलिए ये तो केवल चुनावी फंडा इनका रहता है, इनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। ये चूंकि मतलब हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, दिमाग डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। गठबंधन को लेकर के इस वक्त आपकी पार्टी में ज्यादा दौड़ चल रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि क्या लग रहा है कि कमजोर अपने आप को अखिलेश जी मान रहे हैं, तो गठबंधन किए जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों को उस समय लिया था, सबको गठबंधन में शामिल किया था, तो क्या वो अपने को कमजोर साबित कर रहे थे उस समय? आज हम लोगों की भी जरूरत है कि हम अपने अपने छोटे छोटे भाइयों को, जितने भी लोग छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल है, उनको सबको हम लोग शामिल करके हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का काम करेंगे और इसको कुर्सी से उतार करके नीचे बैठाने का भी काम करेंगे। किसान कानून बिल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान बिल पे मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की हुकूमत केंद्र में हुआ करती थी तो यही राजनाथ सिंह, शायद सभी हमारे प्रदेश के लोगों ने टीवी चैनल के माध्यम से या पेपर के माध्यम से सुना होगा कि यही राजनाथ सिंह चिल्ला चिल्ला करके कहते थे, कहते थे जब मात्र धरना प्रदर्शन किसानों का 2-3 दिन चला था, तो राजनाथ सिंह कहते थे दिल्ली की नाक के नीचे किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा हो और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। शायद अगर मैं उस जगह पे होता, हमारी सरकार केंद्र में होती, तो मैं सबसे पहले जा करके किसानों के बीच में किसानों की समस्याओं को सुनने का काम करता और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करता। किसानों से बढ़कर के हिंदुस्तान में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज वो कहां गए? आज तो उनकी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है। आज वो उनके वायदे कहां गए? आज किसान पूरे 1 साल हो गया, किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किए। रोडों के ऊपर जाकर के नालियां खुदवाने का काम कर दिया, रोडों के ऊपर कीला लगवाने का काम कर दिया कि किसान धरना स्थल पे न पहुंच सके। अरे आज तो कम से कम तुम किसानों के हिमायती लोग थे, किसानों के हमदर्द लोग थे, कहा करते थे। आज आपको कम से कम जाकर के किसानों की बात को आपको सुनना चाहिए था और किसानों की बात को सुन करके समाधान करना चाहिए था। लेकिन तुमने किसानों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। किसान आपको माफ नहीं करेगा। राम सरन जी, आप क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रीनगर के जो प्रतिद्वंदी आपके हैं उनसे क्या कहेंगे? राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट द मैसेज थ्रू यूपी खबर? राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारा कोई नहीं है, आम जनमानस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर के मतलब ये तय कर लिया है आने वाला समय 2022 अखिलेश यादव 22 में 22 की। अगला सवाल है कि यदि आप इस बार विधायक होते हैं तो कोई क्षेत्र में ऐसे कार्य हैं जो प्रायोरिटी के तौर पर होते हैं, कुछ रह गए हों,
कुछ है दिमाग में? जी, प्रायोरिटी के ऊपर करने का काम मैंने किया। सरकार बनने के बाद, सरकार जब हमारा चुनाव चल रहा था, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा के अंतर्गत आए थे और हमारे प्रचार में आए थे, हमारे समर्थन में। उन्होंने श्रीनगर वासियों से वायदा करके गए थे कि रामचरण को जिता करके भेज देना। जब उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे मैं निकलूंगा तो सबसे पहले मेरा हवाई हेलीकॉप्टर श्रीनगर विधानसभा में लैंड करेगा आकर के। और वास्तव में क्षेत्र की जनता ने भी अपना वायदा पूरा करने का काम किया, भारी मतों से जिताने का काम किया। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपना वायदा पूरा करने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले तो सबसे पहला हेलीकॉप्टर लैंड उनका श्रीनगर विधानसभा के शारदा नगर में हुआ था। और जब वो आए तो हमारे जनपद को बहुत कुछ दे करके गए थे। उन्होंने मतलब हमसे पूछा कि विधायक जी, आपके बहुत से ऐसी आवश्यकता वाली चीजें हो जो बहुत दिनों से आपके दिमाग में गूंज रही हो, ऐसे कोई चीज बता दीजिए, ऐसे कोई प्रोग्राम बता दीजिए जिनको सरकार रहते मैं पूरा करने का काम करूंगा। मैंने कहा कि भैया, साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी महोदय बैठे हुए थे, रवि प्रताप वर्मा जी, और मैं बैठा था। शायद दोनों परिवार राजनीतिक परिवार थे। और उनके पिताजी जो मतलब मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनका भी एक सपना था कि काश हमारे जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और ये हमारे पिताजी का एक सपना था कि हमारे जनपद के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। दोनों लोग इस दुनिया में नहीं थे उस समय जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आए थे। और दोनों के दल अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन दोनों के दिल मतलब विकास के मामले में एक हुआ करते थे। चांस के बाद हम दोनों परिवार के दोनों राजनीति में प्रवेश करने वाले आदरणीय रवि प्रताप वर्मा जी और हम दोनों लोग एक साथ में बैठे थे। ये बात सहर्ष मैंने बताने का काम किया कि भैया, हम दोनों के पूर्वज, उनकी सोच थी हमारे यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप इतनी जमीन कहाँ देंगे? तो मैंने कहा कि जमीन जमुना फार्म में है, आप उसमें एक्वायर करके और वहां पे एक विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने तुरंत डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से कह करके मतलब उसका प्रपोजल मंगा लिया और प्रपोजल मंगा करके उसकी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। दूसरा, हम लोगों ने एक और रखा कि भैया, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, कोई गंभीर रूप से मतलब परेशान रहता है, उसके लिए ट्रॉमा सेंटर यहाँ से रिफर कर दिया जाता है। तो लखनऊ बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लखनऊ रास्ता तक नहीं जानते हैं। अगर हमारे जनपद के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया जाए तो हमारे जनपद वासियों को एक बहुत बड़ी राहत के साथ मिलेगी और उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने उसको भी स्वीकार करने का काम किया और उसकी भी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया, बना करके तैयार कर दिया, बैल में बना हुआ खड़ा है। लेकिन मैं आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उस बनी हुई बिल्डिंग में डॉक्टरों की नियुक्ति तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है। अगला है कि आप यूपी खबर के माध्यम से अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से अपील मैं करना चाहूंगा कि मुझे श्रीनगर की जनता ने विधायक बनाने का काम 2012 से 17 के बीच में किया था। 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ में हमको यहाँ से जिता करके भेजा था, हमारी सरकार भी बनी थी। तो कई ऐसी समस्याएं थी। एक परसिया घाट पड़ता है जहाँ पे कंडवा नदी बहती है और वहाँ पे कंडवा नदी के चलते आना जाना लोगों का बाधित हो जाता है। केवल वहाँ पे एक नाव पड़ी हुआ करती थी, तो दोनों साइडों के आने जाने वाले लोग नाव से आना जाना उनका रहा करता था। चुनाव के समय में जब मैं गया था तो एक बहुत रोचक बात है, गांव के लोगों ने कहा कि भैया, यहाँ पे इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि मतदान नहीं करेंगे। मैंने कहा, भाई, लोकतंत्र में यही एक आपको हथियार दिया गया है, उसका आप कहते हो उपयोग नहीं करेंगे। आप लोग उपयोग जरूर करना। कोई न कोई माइक लाल लायक व्यक्ति आपके बीच में आएगा और आपके रपटा पुल का निर्माण करने का काम करेगा।
और मुझको उस क्षेत्र की जनता ने जिताने का काम किया। और जिस गांव की मैं बात करता हूं परसिया घाट की, परसिया में हमको करीब करीब जहां पे लोग मतदान करने से अपने को वंचित रखना चाहते थे, वहां के लोगों ने 92% वोट अकेले हमको देने का काम किया। लेकिन हम भी विधायक बनने के बाद उनको बड़े पुल इस रोड से उस रोड में रोड जोड़ने का काम किया और एक बड़ा पुल देने का काम किया। इसी तरीके से बंधे के अंदर, श्रीनगर बंधे के अंदर एक मतलब करीब करीब 10-12 गांव हैं, जो 3-4 गांव निघासन विधानसभा के हैं, बाकी 7-8 गांव हम हमारे श्रीनगर विधानसभा के हैं, जो बंधे के अंदर रहते हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं आने जाने का, नाव के अलावा उनका कोई विकल्प नहीं था। उन लोगों की डिमांड के ऊपर वहां पे मैंने एक बड़ा पुल देने का काम किया, जिससे आज उन 10-12 गांवों का यातायात सुनिश्चित हो सका, जो लोग आ गए। कई ऐसे गांव थे, जैसे एक हमारे यहाँ रामपुर गोकुल पड़ता है, जो नहर पटरी के किनारे बसा हुआ है। ये जो खीरी ब्रांच से जाती है, इसके ऊपर बसा हुआ है, लेकिन उनकी खेती बाड़ी जितनी भी है सब तराई क्षेत्र में है और उनके आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर 4 बूंदे गिर जाते थे, जरा से पानी गिर जाने के बाद में मोटरसाइकिल तक लोग नहीं ला सकते थे। वहां पे 4.5 किलोमीटर रोड मैंने तारकुल रोड देने का काम किया, डामर रोड देने का काम किया। और गांव के अंदर जहां पे बहुत कीचड़ भरा रहता था, वहां पे मैंने सीसी रोड बनवाने का काम किया। और वहीं शायद आप लोग देख रहे होंगे, जो लखीमपुर विधानसभा से सटा हुआ हमारा क्षेत्र चालू हो जाता है शमशान घाट से, शमशान घाट से लगा करके बालूडीह और बालूडीह उदराहना तक 3.5 किलोमीटर की रोड देने का काम किया, 3 रपटा पुलों के साथ में। जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मतलब पूरे जनपद के वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जनपद लखीमपुर खीरी का उत्तरी भाग, चाहे वो पलिया, संपूर्णा नगर, बिजुआ से कजरिया और बेल्लाया, निघासन, जो लोग आते थे ढाल से लगा करके इंग्लिश चौराहे के जाम में पड़ जाते थे, उनकी तारीखें छूट जाती थी। अगर कोई बीमार अपने व्यक्ति को ले जाया करता था तो वहीं मतलब भीड़ में पड़ जाता था, जाम में पड़ जाता था, घुट घुट करके दम वहीं छोड़ देता था, लेकिन सही समय पे अस्पताल में अपने मरीज को नहीं पहुंचा पाते थे। ऐसे चीज को, समस्या का समाधान करने का मैंने वो एक बाईपास दे करके देने का काम किया, जिसके ऊपर आज उत्तरी भाग पूरा हमारा मतलब जनपद का करीब करीब 40% भाग आज उस रोड से बाईपास होकर के कोर्ट कचहरी मंडी तहसील जाने वाला आदमी आज उस बाईपास से होकर के अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम करता है। इस तरीके से पूरे जनपद में बहुत से ऐसे काम किए हैं। एक मतलब जो है इधर लखीमपुर गोला मार्ग को एक रोड जोड़ने का काम किया है। इस तरीके से कई गांव जहां जहां पे हमने देखा कि जनहित में जरूरी है और उनको प्रायोरिटी पे मैंने लेने का काम किया। जो गांव मेन रोड से नहीं जुड़े थे, उन गांवों को मैंने मेन रोड से जोड़ने का काम किया। और जितने भी मैंने सर्वे कराया कि मतलब किन गांवों के अंदर विद्युतीकरण नहीं है, किन गांवों के अंदर मतलब बिजली के खंभों की कमी है, उन गांवों को चयनित करके पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मजरे पुरई पुरवा एक भी नहीं छूटने दिया। सारे के सारे गांवों में मैंने विद्युतीकरण कराने का काम किया था और सही समय पर बिजली भेजने का काम किया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के जो मुखिया थे माननीय अखिलेश यादव जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विद्युत के ऊपर इतना बड़ा काम किया। शायद अगर उस प्रोग्राम को ये सेटलमेंट सही ढंग से कर लेते तो आज बिजली जो समाजवादी पार्टी की देन थी और जो उनकी सोच थी कि गांव देहात के लोगों को 18 से 20 घंटे हम बिजली दे सकेंगे, शहर को 24 घंटे हम बिजली दे सकेंगे, आज वो सपना हम लोगों का अधूरा रह गया। भारतीय जनता पार्टी जहां से हम लोग उठाए थे वहीं पे ला करके टेक दिया। आज जब सुबह आदमी जगता है तो अंधेरे में जगता है, शाम को जब भोजन करने के लिए बैठता है तो शाम को वो अंधेरे में भोजन करने के लिए विवश हो जाता है। क्योंकि जो ग्रामवासियों को मिट्टी का तेल दिए में जलाने के लिए, प्रकाश के लिए दिया जाता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। इनके इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। लाइट चली जाए तो आदमी अंधेरे में विवश होकर के खाना खाने के लिए मजबूर होता है।
दर्शकों, अभी आप रामचरण जी को सुन रहे थे, काफी कुछ बताया है और जनता से अपील भी की है कि अगली बार जो सीएम होगा 22 का, वो अखिलेश जी होंगे और उसके लिए सभी लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और चूंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है, इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी पर हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है और क्या चलता है। अभी तो सर्वे बाकी है, सब चल रहा है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।